320 किलोमीटर प्रति घंटा से भी ज्यादा तेजी से चलती हवाएं, -62 डिग्री से भी ज्यादा की ठंड, 8000 मीटर की ऊंचाई और ना के बराबर ऑक्सीजन। दोस्तों, कुछ ऐसे ही हालात होते हैं दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत माउंट एवरेस्ट पर। ठिठुरने वाली बर्फीली हवाओं और जानलेवा हालातों से जूझने से लेकर इस पहाड़ पर पाई जाने वाली लाशों तक, आज फैक्टिफाइड के इस एपिसोड में बताऊंगा आपको एवरेस्ट जैसे माउंटेन पर चढ़ने वाले माउंटेनियर्स की जिंदगी के उन पहलुओं के बारे में जिन्हें देखकर आपकी रूह कांपे न कांपे, लेकिन सांसें जरूर थम जाएंगी। फैक्टिफाइड स्पेशल्स। दोस्तों, लगभग 30,000 फुट की ऊंचाई वाले इस पहाड़ पर चढ़ना आसान हरगिज नहीं है। खतरनाक चढ़ाई, टेढ़े मेढ़े रास्ते, बर्फ में ढकी मुसीबतें और बदलता हवा का रुख पल भर में आपको मौत के घाट उतार सकता है। लेकिन इसके बावजूद लोग इसकी तरफ खिंचे चले आते हैं। सन 1865 में रॉयल जियोग्राफिकल सोसाइटी ने महान ब्रिटिश जियोग्राफर और सर्वेयर जॉर्ज एवरेस्ट के सम्मान में नेपाल हिमालय में मौजूद पीक 15 का नाम बदलकर एवरेस्ट रख दिया था। इसका नेपाली नाम सागरमाथा है और तिब्बती में इसे चोमोलुंगमा कहते हैं। सन 1953 में पहली बार इसके शिखर पर कोई इंसान पहुंचा था, जिसके बाद से माउंटेनियर्स में इसे फतेह करने की मानो होड़ सी लग गई। लेकिन इसे क्लाइंब करने के एक्सपीडिशंस ब्रिटिश सन 1921 से चला रहे थे। जब जॉर्ज मैलरी और गाय बुलक इस माउंटेन के रिकॉनेसेंस एक्सपीडिशन पर गए थे, तब मैलरी 7000 मीटर की हाइट तक पहुंचने में कामयाब रहे थे। लेकिन फिर भी ब्रिटिशर्स को इस पहाड़ को फतेह करने में पूरे 32 साल लग गए। जिसके बाद 1953 में न्यूजीलैंड के मधुमक्खी पालक एडमंड हिलरी और नेपाली शेरपा तेंजिंग नॉर्गे ने ब्रिटिश एक्सपीडिशन में शामिल होकर दुनिया के सबसे ऊंचे शिखर माउंट एवरेस्ट तक पहुंचने में कामयाबी हासिल की। और दोस्तों, इतने दशक लग गए माउंट एवरेस्ट तक और इस माउंटेन पर रूट्स बनाने में ही। माउंट एवरेस्ट के रूट्स। दोस्तों, तो अगर आपके मन में भी अब ये सवाल उठ रहा है कि आखिर दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत पर जाया कैसे जाता है और इसके कितने रास्ते हैं, तो बता दूं कि एवरेस्ट पर चढ़ने के कुल 18 नेम्ड रूट्स हैं। लेकिन माउंटेनियर्स में सबसे पॉपुलर 2 ही रूट हैं। नॉर्थ ईस्ट रिज रूट जो चीन की तरफ से है और साउथ कोल रूट जो नेपाल से होकर जाता है। और दोस्तों, वो साउथ कोल रूट ही था जिससे होकर तेंजिंग और हिलरी एवरेस्ट पर गए थे। नॉर्थ रूट से कभी जॉर्ज मैलरी चढ़े थे, जो बीच रास्ते में ही गायब हो गए। लेकिन फिर 1960 में एक चीनी टीम ने इस रास्ते पर चढ़कर ये बता दिया था कि एवरेस्ट को यहाँ से भी फतेह किया जा सकता है। इन दोनों में भी नेपाल वाला रास्ता ज्यादा इस्तेमाल होता है, क्योंकि एक तो इस रूट का मौसम नॉर्थ रूट के मुकाबले थोड़ा कम ठंडा होता है, दूसरा यहाँ रेस्क्यू के भी ज्यादा ऑप्शंस हैं। नेपाल के रास्ते एवरेस्ट बेस कैंप तक का ट्रैक सुंदर पहाड़ी घाटियों और छोटे छोटे गांव से होकर गुजरता है। लेकिन असल मशक्कत तो दोस्तों बेस कैंप से शुरू होती है। आइए दोस्तों, अब जानते हैं कि बेस कैंप से एवरेस्ट के टॉप यानी कि समिट तक कैसे पहुंचा जाता है। बेस कैंप। अगर आप सोच रहे हैं कि ये बेस कैंप क्या है, तो दोस्तों बता दूं कि एवरेस्ट पर लगातार चढ़ना नामुमकिन है। ऐसे में 17,500 फीट पर पथरीली बंजर जमीन पर बसी ये एक ऐसी रंग बिरंगी दुनिया है जो दुनिया भर से आए पर्वतारोहियों का एक मेला हो जैसे। असल में ये एक स्टॉप है, यहाँ से एवरेस्ट की चढ़ाई की तैयारी की जाती है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि लगातार एवरेस्ट पर चढ़ना नामुमकिन है, इसीलिए राशन, मेडिकल सप्लाईज और कम्युनिकेशन डिवाइसेस यहीं पर रखे और नीचे से मंगवाए जाते हैं और फिर जरूरत पड़ने पर इन्हें आगे के कैंप्स में भेजा जाता है। लेकिन दोस्तों, अच्छा और ताजा खाना क्लाइंबर्स को बेस कैंप पर ही मिलता है, क्योंकि यहाँ रेगुलरली किचन सप्लाईज की रिफिलिंग होती रहती है। यहाँ प्रॉपर टॉयलेट टेंट्स भी होते हैं, जिनमें क्लाइंबर्स आराम से अपनी रूटीन को अंजाम दे सकते हैं। सैटेलाइट फोन्स के जरिए यहीं से एवरेस्ट की सारी न्यूज बाकी दुनिया को मिलती है। सर्दियों में वीरान पड़ा ये इलाका गर्मियों के कुछ महीने दुनिया भर से आए माउंटेनियर्स और नेपाली शेरपास की चहल पहल से जिंदा हो उठता है। लेकिन बेस कैंप पर रोजमर्रा की जिंदगी भी किसी चुनौती से कम नहीं है। यहाँ झील जमी हुई है और बर्फीले तूफान और एवलांच की डरावनी आवाजें यहाँ आती रहती हैं। लेकिन फिर भी दोस्तों, ये पर्वतारोही अपने घर परिवारों से दूर
इस बर्फीले पहाड़ पर खुशी के पल ढूंढ ही लेते हैं। हर टीम अपने साथ डॉक्टर्स, कुक और पोर्टर्स की टीम भी लाती है। ऐसे में बेस कैंप पर रुकने की पूरी व्यवस्था होती है। क्लाइंब के दौरान बीमार पड़े और लौटने वाले माउंटेनियर्स को बेस कैंप पर ही रिकवर किया जाता है, जिसके लिए यहाँ मेडिकल और रेस्क्यू फैसिलिटीज भी अवेलेबल होती हैं। यहाँ छोटे बड़े कई टेंट्स लगे होते हैं, जिनमें क्लाइंबर्स अपने अपने स्लीपिंग बैग्स में घुसकर आराम की नींद लेते हैं, क्योंकि इसके आगे तो आराम मानो बहुत मुश्किल से ही मिलता है। फिर कुछ दिन आसपास के इलाके में रेकी और एक्लेमेटाइज होने के बाद शुरू होती है एवरेस्ट की मुश्किल चढ़ाई, जिसमें सबसे पहले आपका सामना होता है खुम्बू आइसफॉल से। खुम्बू आइसफॉल दोस्तों, खुम्बू आइसफॉल समुद्र तल से लगभग 18,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है और ये जमी हुई बर्फ का एक बहुत बड़ा झरना सा है। यहाँ की सतह बेहद रिस्की है, क्योंकि ये पूरी जगह एक मूविंग ग्लेशियर पर टिकी हुई है। यहाँ बर्फ कब और कहां से गिर जाए अंदाजा लगाना मुश्किल है। पैरों के नीचे दरार खुलने से लेकर बर्फ के बड़े बड़े टुकड़े सिर पर गिरने तक यहाँ जानलेवा खतरों की कोई कमी नहीं। बर्फ की इन गहरी क्रेवासेस को पार करने के लिए माउंटेनियर्स यहाँ सीढ़ियों का इस्तेमाल करते हैं। शेरपास पहले आगे जाकर सभी रोप्स और रूट फिक्स करते हैं, जिसके बाद क्लाइंबिंग टीम्स इस एरिया से जितना जल्दी हो सके निकलने की कोशिश करती है, क्योंकि मौत यहाँ हर वक्त मंडराती रहती है। दोस्तों, एवरेस्ट पर चढ़ने वाले क्लाइंबर्स खुम्बू आइसफॉल को अर्ली मॉर्निंग में कवर करना ज्यादा बेहतर समझते हैं, क्योंकि ठंडी रात के बाद इसका ज्यादातर हिस्सा पूरी तरह से जमा होता है और इसीलिए सुबह के वक्त इस पर चलना थोड़ा आसान होता है। वैली ऑफ साइलेंस खुम्बू आइसफॉल को पार करने के बाद माउंटेनियर्स पहुंचते हैं वैली ऑफ साइलेंस में, जो एवरेस्ट तक के रास्ते में बेस कैंप के बाद अगले कैंप का काम भी करता है। 21,000 फीट पर स्थित ये एक फैला हुआ फ्लैट सा एरिया है, जहां पर सभी माउंटेनियरिंग टीम्स के लिए रात को रुकने का बंदोबस्त होता है। अब आप यहाँ रुके होते हैं तो आपको हवा की आवाज तो नहीं आती, लेकिन उस शांति में भी दरारें खुलने और बर्फ के गिरने की आवाजें लगातार सुनाई देती रहती हैं। यहाँ क्लाइंबर्स को ध्यान रखना होता है कि उनका कैंप बर्फ में किसी क्रैक के पास ना हो, और अगर मौसम साफ हुआ तो अगली सुबह यहीं से सबसे पहले एवरेस्ट का ऊपरी हिस्सा नजदीक से दिखाई देता है। लोत्से वॉल दोस्तों, वैली ऑफ साइलेंस से पार जाने का एक बहुत लंबा और धीमा रास्ता है, जिसके खत्म होने के बाद आप एक रॉकी पैच पर पहुंचते हैं, जिसे कैंप 2 के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है। आगे साउथ कोल तक पहुंचने से पहले माउंटेनियर्स को समुद्र तल से 24,000 फीट की ऊंचाई पर लोत्से फेस की इस मुश्किल चुनौती से भी पार पाना पड़ता है। इस कैंप को ईगल नेस्ट कैंप भी बोलते हैं, क्योंकि एक तो ये बहुत ज्यादा ऊंचाई पर है, ऊपर से यहाँ पर स्टेबिलिटी ना के बराबर होती है। इन हाई कैंप्स पर पहुंचने के बाद क्लाइंबर्स के खाने की रूटीन और मेन्यू तो बदलता ही है, साथ ही उनके टॉयलेट जाने की प्रक्रिया भी बदल जाती है। क्लाइंबर्स अपने अपने टेंट्स में ही रेडी टू ईट मील्स बनाते हैं और उन्हें सर्व करते हैं। जब टॉयलेट जाना हो तो टेंट के बाहर जाकर रिस्क लेने की जगह वो इस्तेमाल करते हैं इन पी बॉटल्स और बायोडिग्रेडेबल वेस्ट बैग्स का, जिन्हें एवरेस्ट से उतरते हुए वो अपने साथ ही लेकर उतरते हैं। यहाँ एयर प्रेशर लो होने की वजह से ऑक्सीजन की मात्रा भी बेहद कम होती है, जिसकी वजह से बहुत लोगों को यहाँ तबीयत बिगड़ने की शिकायत होती है। साथ ही यहाँ गलती की गुंजाइश भी बिल्कुल नहीं होती। रोप से बंधे हुए माउंटेनियर्स एक एक कदम फूंक फूंक कर रखते हैं और जरा सी चूक आपको सीधा नीचे बर्फ की कब्र में पहुंचा सकती है। एक सीधी स्टीप क्लाइंब पूरी करने के बाद क्लाइंबर्स अब पहुंचते हैं कैंप 3 पर। यहाँ पर आइस ब्लॉक्स लगातार गिरते रहते हैं। डेथ जोन 2000 फीट और चढ़ने पर पर्वतारोहियों का सामना होता है डेथ जोन से, जो एवरेस्ट क्लाइंब के दौरान सबसे डेंजरस जोन है। 8000 मीटर की ऊंचाई पर ये एक प्लेट्यू है जो चांद की सतह जैसा दिखता है। इसे डेथ जोन इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ आपको समुद्र तल के मुकाबले सिर्फ 1/3 ऑक्सीजन ही मिलती है, और यहाँ आज भी माउंटेनियर्स की लाशें आपको देखने को मिल जाएंगी। जी हाँ, एवरेस्ट पर इंसानी शरीर सालों तक नहीं गलते, क्योंकि यहाँ टेम्परेचर हमेशा बहुत कम ही रहता है। यहाँ क्लाइंबिंग टीम्स हमेशा ये कोशिश करती हैं कि कैंप 4 को जितना ज्यादा हाइट पे हो सके लगाया जाए, क्योंकि इसके बाद कोई भी कैंप नहीं लगते और यहीं से क्लाइंबर्स को एवरेस्ट के समिट तक जाना होता है। बर्फीले तूफान जैसी हवाएं
और बेहद कम तापमान इस कैंप को एवरेस्ट पर मौजूद सबसे टफ कैंप भी बनाते हैं। यहाँ ज्यादातर क्लाइंबर्स को रात में सुकून की नींद के लिए ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती ही है और खाने के नाम पर भी वो जूसेस और दूसरे फ्लूइड्स के अलावा ज्यादा कुछ डाइजेस्ट नहीं कर पाते। द समिट वाला दिन दोस्तों क्लाइंब का सबसे टफ दिन होता है। मौसम साफ होने पर क्लाइंबर रात के अंधेरे में ही अपनी मंजिल की ओर निकल पड़ते हैं और किस्मत साथ दे तो टीम्स समिट का खूबसूरत नजारा अपनी आंखों और कैमरे में कैद करने के बाद लौट भी आते हैं। दोस्तों एवरेस्ट का समिट दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत की चोटी है। यहाँ आप होते हैं जमीन से 29,000 फीट ऊपर और यहाँ का नजारा दुनिया के 7 अरब लोगों में से अब तक महज 4,000 लोग ही देख पाए हैं। यहाँ हवा इतनी पतली है कि आपके गुर्दों और दिमाग में खून जम सकता है। बहुत गिने चुने लोग ही समिट तक बिना ऑक्सीजन के जा पाते हैं। इस समिट तक पहुंचने में जो मशक्कत इन क्लाइंबर्स को करनी पड़ती है उसका कोई जोड़ नहीं। लेकिन दोस्तों ये क्लाइंबर्स भी एवरेस्ट को कभी फतेह नहीं कर पाते अगर पहाड़ पर इनकी मदद को शेरपास न होते। दोस्तों माउंट एवरेस्ट की खतरनाक चढ़ाई के लिए यहाँ आने वाले क्लाइंबर्स इन नेपाली लोकल गाइड्स और पोर्टर्स की मदद के बिना इसे क्लाइंब करने की सोच भी नहीं सकते। नेपाल में इन्हें शेरपास कहकर बुलाते हैं। इस हिमालयन रीजन के नेटिव्स और तिब्बती लिनियज से ताल्लुक रखने वाले ये शेरपास एवरेस्ट पर चढ़ने के लिए पूरी दुनिया में मशहूर हैं। नेपाली शेरपा क्लाइंबर कामी रीता 20 से भी ज्यादा बार एवरेस्ट समिट पर जा चुके हैं और अगर मैं कहूँ कि ये शेरपास ही इस पहाड़ के असली एक्सपर्ट और हीरोज हैं तो कोई गलत नहीं होगा। एवलांच हो या आइसफॉल, ये शेरपास किसी भी कंडीशन के लिए रेडी रहते हैं और इस पहाड़ को उनसे बेहतर कोई नहीं जानता। दोस्तों यहाँ ये समझना भी बहुत जरूरी है कि एवरेस्ट जैसे किसी माउंटेन पर चढ़ना किसी इंडिविजुअल के बस की बात नहीं है। यहाँ पूरी टीम कैसे परफॉर्म करती है रिजल्ट्स उसी पर निर्भर करते हैं। आपकी स्किल्स और एक्सपीरियंस ही आपकी और आपकी टीम की सेफ्टी इंश्योर करते हैं। ट्रेनिंग के अलावा गियर की समझ भी बहुत जरूरी है क्योंकि ऑक्सीजन सिलेंडर से लेकर रोप्स के इस्तेमाल तक ऐसी कई चीजें हैं जो क्लाइंबर्स की जिंदगी और मौत के बीच का फर्क बन सकती हैं। इक्विपमेंट्स यूज्ड। दोस्तों एवरेस्ट की चढ़ाई के लिए बहुत सारे टेक्निकल वेयर और गियर की जरूरत पड़ती है, जैसे कि चढ़ाई के लिए आइस एक्स, क्रैम्पॉन्स, कैराबिनर सिस्टम, एल्पाइन क्लाइंबिंग हार्नेस, बेले डिवाइसेस, ट्रैकिंग पोल्स और एस्केंडर्स जैसे इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल होता है। वहीं कपड़ों में डाउन एक्सपीडिशन सूट्स के अलावा क्लाइंबर्स हाई एल्टीट्यूड इंसुलेटेड बूट्स पहनते हैं। सर और हाथों को ढकने का भी पूरा इंतजाम होता है। स्नो ब्लाइंडनेस से बचने के लिए क्लाइंबर्स का सनग्लासेस पहनना भी जरूरी होता है। दोस्तों एवरेस्ट की क्लाइंब के दौरान शरीर का कोई भी हिस्सा आप एक्सपोज्ड नहीं रख सकते क्योंकि या तो आपकी स्किन तेज बर्फीली हवाएं जमा देंगी या फिर सूरज की स्ट्रॉन्ग यूवी किरणें स्किन को बर्न कर देंगी। इसके अलावा पर्सनल इक्विपमेंट्स में -40 डिग्रीज डाउन स्लीपिंग बैग, 55 लीटर का क्लाइंबिंग बैग, फोम पैड, चम्मच, मग, बाउल, थर्मस, ट्रैश बैग, टॉयलेटरी बैग, सनस्क्रीन, फर्स्ट एड किट, मेडिकेशंस और फूड पैकेट्स शामिल होते हैं। दोस्तों ये सब जानने के बाद अगर आपको एवरेस्ट पर सरवाइव करना है तो इन 5 बातों का भी ध्यान रखना होगा, जिसमें से सबसे पहले है आपकी सेफ्टी। अपनी सेफ्टी अपने जिम्मे। दोस्तों भले ही आप लाखों रुपए खर्च करके एक कमर्शियल चढ़ाई ज्वाइन करके एवरेस्ट पर चढ़ रहे हो, लेकिन अपनी सेफ्टी आप फिर भी अपने ही जिम्मे रखें। मतलब ये है कि आपको कहां तक चढ़ना है ये आप ही तय करें। अपनी रस्सी, अपनी ऑक्सीजन और अपने सारे गियर का ध्यान खुद रखना जरूरी है, क्योंकि दोस्तों चढ़ाई में फेल होना फिर भी ठीक है, लेकिन इस पहाड़ से जिंदा वापस लौटना ही सबसे ज्यादा जरूरी है। मौसम की इज्जत करें। दोस्तों एवरेस्ट पर मौसम बहुत तेजी से बदलता है और खराब मौसम में एक आसान सी चढ़ाई भी जानलेवा बन सकती है। चढ़ाई शुरू करने से पहले मौसम की जानकारी लें और उस जानकारी को नजरअंदाज ना करें, क्योंकि अगर आपने मौसम को हल्के में लेकर आगे की चढ़ाई शुरू कर दी और बीच में तूफान आ जाता है तो आपको कुछ नजर ही नहीं आएगा और आप तूफान में घंटों फंस भी सकते हैं। रस्सियों का इस्तेमाल करें। दोस्तों आपको एवरेस्ट पर अकेले हीरो बनने की कतई भी जरूरत नहीं है। एक टीम में
खुद को रस्सियों में बांधना बहुत जरूरी है और इन रस्सियों को चेक करके चलें। ऐसे में अगर चढ़ाई के वक्त आपका पैर फिसल भी जाता है तो बाकी की टीम आपको पहाड़ से नीचे गिरने से बचा लेगी। खूब पानी पिएं। एवरेस्ट पर चढ़ाई करते वक्त आपको खूब पानी भी पीना है, क्योंकि चढ़ाई के वक्त होने वाली ज्यादातर दिक्कत डिहाइड्रेशन की वजह से होती है, न कि ऑक्सीजन की कमी से। और ऐसी हार्श कंडीशंस में बॉडी को कॉफी, जूस और पानी से हाइड्रेट रखना बेहद जरूरी बन जाता है। अपने गियर, ऑक्सीजन और मेडिसिन को समझें। दोस्तों, एवरेस्ट क्लाइंब करते हुए आपको ये भी पता होना चाहिए कि आपको ऊपर तक पहुंचने में कितनी ऑक्सीजन लगेगी, किस कंडीशन में आपको कौन सी दवा लेनी है और इमरजेंसी में रिएक्ट कैसे करना है। ये छोटी छोटी चीजें भी इस पहाड़ पर आपकी जिंदगी और मौत के बीच का फर्क बन सकती हैं। तो दोस्तों, कुल मिलाकर एवरेस्ट पर चढ़ने का मतलब होता है हर वक्त मौत के साए में जीना। लेकिन अगर ट्रेनिंग हार्ड हो और टीम, मौसम और गियर आपका साथ दे तो आप भी एवरेस्ट की इस चुनौती से पार पा सकते हैं। तो दोस्तों, मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना अगर आप भी दुनिया के इस सबसे ऊंचे पहाड़ की इस इम्पॉसिबल सी चढ़ाई को करना चाहते हैं। लेकिन ध्यान रहे, इसके लिए आपको 8 लाख रुपए एवरेस्ट पर चढ़ने की परमिट फीस के तौर पर भरने होंगे और लाखों की ट्रिप कॉस्ट लगेगी, सो अलग। खैर, आज की इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। कैसी होती है एवरेस्ट पर पर्वतारोहियों की जिंदगी? अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों, रिश्तेदारों के साथ भी शेयर जरूर करें। मिलेंगे जल्द ही एक नई वीडियो में। तब तक अपने चाहने वालों का ख्याल रखें, खुश रहें और वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।